नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में यूं तो हर हफ्ते हम बात करते हैं किसानों की उन जरूरतों की जो उनको कृषि के हर चरण में या अलग अलग चरणों में उनके सामने आती है। लेकिन आज हमने एक ऐसी आवश्यकता और एक ऐसी समस्या के बारे में बातचीत करने का फैसला किया है मंडी.com में, जो दरअसल किसानों के लिए हर खेती के हर चरण पे बहुत जरूरी होती है। यानी कहा जाए तो बिजाई से पहले, बिजाई के बाद और जब मार्केटिंग की जरूरत होती है, उस समय भी किसानों को इसकी आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता है सही समय पर सही जानकारी होने की, चाहे वो किस तरह के बीज के का इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में हो, या फिर जब खेत में हो तब किस तरह की दवाएं, कितनी मात्रा में, कौन खाद कितनी मात्रा में इस्तेमाल हो ये हो, या फिर हार्वेस्ट के बाद कैसे उसके गुणवत्ता में सुधार किया जाए, कैसे उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाए, और साथ ही कैसे और कहाँ बाजार सही तरीके से खोजा जाए। ये सारी जरूरतें जो हैं, ये बहुत ही मूलभूत समस्या और जरूरत है किसान की। अ, समस्या इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बार हमने देखा है कि क्योंकि देश इतना बड़ा है अपना कि किसान जो दूर दराज के हैं या किसानों के अंदर भी जागरूकता की कमी है, उनको पता नहीं है कि कहाँ से दरअसल ये जानकारियां मिलेंगी। तो इस कारण ये आवश्यकता किसानों की समस्या में बदल जाती है। इसी बारे में आज हम मंडी.com में बातचीत करने वाले हैं, और इसके लिए एक बहुत ही खास मेहमान को हमने अपने साथ जोड़ा है, जिनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज, जो हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर है, उसके डायरेक्टर जनरल पी चंद्रशेखर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस बात की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जो अभी मैं इसकी भूमिका में बता रहा था कि किसान के लिए बाकी जो जरूरतें हैं वो तो एक समय में आके खत्म हो जाती हैं किसी कृषि के अलग अलग दौर में। लेकिन जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो एक तरह से उसकी जरूरत किसान को जो पिछले फसल की कटाई के तुरंत बाद शुरू हो जाती है और वो आखिर में फसल के निकलने और बिकने तक वो जारी रहती है। उसकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा जानकारियों की और समय पर मिलने वाली जानकारियों की। देश में अभी मौजूदा जो स्थिति है एक्सटेंशन सर्विसेज की, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? क्या आपका इवेल्युएशन क्या है उसको लेके, और उसमें किस तरह से सुधार की जरूरत देख रहे हैं आप? कितना दिन होगा, किसान कितना दिन काम करेगा, उतना दिन कृषि विस्तार का जरूरत है। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का सेंट्रलिटी है। कृषि विस्तार में 3 मुख्य अंश हैं। एक तो टेक्नोलॉजी जनरेशन, हमको विस्तारण करने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूरत है। देश में देखिए, वी आर फॉर्चुनेट 120 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का रिसर्च स्टेशन है और हजारों साइंटिस्ट उधर काम करता है। कमोडिटी स्पेसिफिक राइस के लिए एक अलग है, मिलेट्स के लिए अलग है, पोल्ट्री के लिए अलग है, डेयरी के लिए अलग है। ऐसा बहुत रिसर्च स्टेशन है और रिसर्च सेंटर्स टेक्नोलॉजी जनरेट करता है। फॉर्चुनेटली वी हैव गुड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, सो दैट वे टेक्नोलॉजी बहुत है हमारा पास। दूसरा है 130 मिलियन फार्मर्स है और ईच फार्मर इज यूनिक। विलेज में, क्रॉप में, सीजन में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में चेंजेस है। इसको दूसरा टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और किसान को चाहिए। अभी जरूरत है इफेक्टिव कृषि विस्तारण का, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी हम लैब से लेके लैंड को ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें 1-2 चैलेंजेस है। ये फर्स्ट चैलेंज है इनएडिक्वेट मैन पावर है। हमको कितना एक्सटेंशन वर्कर्स चाहिए किसान के साथ बात करने के लिए, गांव में काम करने के लिए, उतना एक्सटेंशन वर्कर्स हमारा पास थोड़ा कम है। ये आप डबलिंग फार्मर्स इनकम ये रिपोर्ट देखिए, हर एक्सटेंशन वर्कर 1132 किसान को सर्विस करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल का बात है। सो हर किसान को हर प्रॉब्लम हर समय में सोल्यूशन देने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम 2 सॉल्यूशंस हमारा सामने है। एक तो प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स हमारा देश में बहुत लोग हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, इनपुट डीलर्स है, एग्रीप्रेन्योर्स है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर से बाहर आता है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है।
वो गांव में काम करता है एग्री बिजनेस का बारे में। ये लोग हैं, अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज बहुत आ रहे हैं। 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी देश का एक महान कृषि विभाग का एक महान एक प्रोग्राम है, वो भी अभी लॉन्चिंग हो गया है, वो भी हम यूज कर सकता है। जी बहुत टीवी चैनल्स है, रेडियो चैनल्स है, और डोनर एजेंसी से, एनजीओ से, एग्री बिजनेस कंपनी से, ये प्राइवेट सेक्टर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इसको पब्लिक सेक्टर से लिंक करके जी पब्लिक जी प्राइवेट पार्टनरशिप हम ट्राई कर सकता है। और सब दूसरा तरीका है आपने आपने और आपने कई टेक्नोलॉजी। आपने कई बिंदुओं को छुआ है अपने इस सवाल के जवाब में, और उन सब पे अगर हम हमारे पास समय रहा तो हम थोड़ा विस्तार से आपसे समझेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे पहली बात आपने कही, जो 3 हिस्सों में पहला हिस्सा आपने टेक्नोलॉजी को बताया है। लेकिन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो हमारे गाँव का किसान है वो आज भी इतना टेक फ्रेंडली नहीं है। तो 2 बातें हैं, एक तो आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस तक पहुँचेंगे, लेकिन दूसरा उस टेक्नोलॉजी को लेने की उसकी जो सिचुएशन कैपेसिटी है, वो बहुत सीमित है। इस चुनौती को कैसे आप देखते हैं? हमारा एक्सटेंशन वर्कर गांव में किसान के साथ कौन काम करता है, वो ही प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, ही इज ए लिंक बिटवीन हमारा लैब और लैंड का किसान क्या है, इस पे इसका बीच में ये हमारा एक्सटेंशन वर्कर लिंक है। सो एक्सटेंशन वर्कर ये कृषि रिसर्च स्टेशन से, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन से टेक्नोलॉजी बाहर आने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी भी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कृषि विस्तार का डेडिकेटेड एक प्रोग्राम है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टेक्नोलॉजी आने के बाद हर एक्सटेंशन वर्कर को इसका बारे में ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग के आधार पर वो टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन वर्कर को जाने के बाद एक्सटेंशन वर्कर किसान के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये एक्सटेंशन वर्कर का नंबर कम है, इसलिए हम प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बड़ा लिस्ट मैंने किया है, वो सब लोग फील्ड में एक्टिव है। हमारा पब्लिक एक्सटेंशन फंक्शनरी ये प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर से साथ साथ काम करने से ज्यादा किसान को पहुंच सकता है, इफेक्टिवली इसको एक्सप्लेन कर सकता है। जी, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स में जो कमी से जूझ रहे हैं आप, उसको आपने पूरा करने के लिए जो पीपी जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी का की अवधारणा है, उसको आप अपना रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम वापस मंडी.com में इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जाने माने एग्री एंटरप्रेन्योर कौशलेंद्र से। कौशलेंद्र बिहार के नालंदा जिले से आते हैं। IIM करने के बाद उन्होंने नौकरी न करके खेती में, और खासतौर से जैसा कि अभी कार्यक्रम के पहले हिस्से में उन्होंने बताया, जो सब्जियां उत्पादन करने वाले किसान थे उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। कौशलेंद्र, अब इस कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। तो आपने जैसा कि बताया कि समस्या आपने चुन लिया और समाधान भी आपने तय कर लिया कि ठीक है, आप बायर्स और सेलर्स को मिलाएंगे। उसमें
कैसे शुरुआत आपने की, क्या परेशानियां आपको आई और उन परेशानियों का कैसे आपने तोड़ निकाला? हाँ, शुरुआत किया कि पहले किसानों से मिलना, किसानों के बीच जाना, और बहुत बड़ी समस्या थी उनको मनाना, उनको अपना जो भी सपना है, अपना जो मॉडल है, उसके अनुरूप ढालना, उस पे सहमति लेना, वो बहुत बड़ी समस्या थी। और किसानों ने हर तरीके से परीक्षा ली उनकी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, और खास करके जब आप ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो ज्यादा बड़ा इशू होता है, क्योंकि उनको एक डर होता है कि अगर मैं इससे जुड़ गया और कल को ये निकल लिया तो मैं तो फिर वही रास्ते पे आके खड़ा हो जाऊंगा। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कभी किसानों ने सुबह 4 बजे बुलाया, कभी रात को 8 बजे बुलाया, अलग अलग तरीके से कि आदमी आता है या नहीं। तो वो किया। दूसरे साथ जो दिक्कत थी, पूरा जो सिस्टम था, किस तरीके से ठेले पे बिकेगा, ठेला किस तरीके का होगा। तो चूंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ठेले का रीडिजाइनिंग पे काम करना शुरुआत किया, और हम लोगों ने एक ठेला भी बनाया। उसको पूरा डेवलप किया कि किस तरीके से लकड़ी का ठेला हटा करके उसको प्लास्टिक का पूरा लेकर के आया, जो कि उससे ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा हल्का। क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्वे में आ रहा था कि टाइम विंडो कम होता है सेल करने का वेंडर के पास, और उसके पास माल ही कम होता है। अच्छा कौशल, माल अब कैसे बढ़ाओ? मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बहुत संक्षेप में आप एक बार, क्योंकि कहानी के अंदर हम लोग चले गए हैं, लेकिन जो आपका मॉडल क्या था वो अभी आपने एक बार बताया नहीं, तो एक बार संक्षेप में अगर आप ये बता दें तो लोगों को समझने में आसानी होगी। कि जैसे आपने कहा कि बायर्स को आपने इकट्ठा किया, सेलर्स से आपने कांटेक्ट किया, और आपने फिर ठेले को, जो रेहड़ी है, उसको आपने प्लास्टिक से रीडिजाइन किया। लेकिन उससे कैसे आपने सोचा, क्या मदद उससे मिलने वाली थी बेचने में? क्योंकि असल जो समस्या है वो समस्या जो अभी आप बता रहे थे कि पेरिशेबिलिटी है, या मान लीजिए कि भाव बहुत ज्यादा सब्जियों में गिर जाना होता है समय समय पर। तो ये जो समस्याएं हैं उसको रोकने के लिए एक अपने मॉडल के बारे में अगर आप बताएं संक्षेप में, कि कुल मिलाकर किस तरह से आपने सोचा, कैसे काम शुरू किया? हाँ, मॉडल बड़ा सिंपल है कि फार्मर्स को एग्रीगेट करना। एग्रीगेट मतलब विलेज लेवल पे शुरुआत किया था, और हमने पटना में एक सेंटर बनाया जहाँ सारी सब्जियां, फल सब्जियां आती थी, और जहाँ उसकी साफ सफाई एंड फिर ग्रेडिंग होता है, और ग्रेडिंग होने के बाद क्वालिटी डिसाइड हो जाता है, और उस क्वालिटी के अनुसार फिर जो मॉडर्न रिटेलर्स हैं या वेंडर्स हैं या हमारे जो बड़े होलसेलर्स हैं जो फिर हमसे लेते हैं, उनके बीच वो जाता है। और कंसेप्ट जो शुरुआत इसमें कौशलेंद्र, हाँ। आप जब खरीदते हैं किसानों से सब्जियां, तो उनको पेमेंट आप उसी समय कर देते हैं, या आपका माल जो बिकता है उससे कहीं उसका कुछ लिंकेज है? नहीं, उससे कोई लिंकेज नहीं है। कोई भी किसान उससे लिंकेज नहीं चाहता है, प्रैक्टिकली यही है। क्योंकि कोई भी अपना माल बेचना चाहता है तो वो चाहता है कि हमारा मूल्य तय हो, और वो मूल्य तय होता है। अब तो एक मॉडल बन गया है मूविंग एवरेज का, उसके अनुसार मूल्य तय हो जाता है। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर उनसे कद्दू खरीदा गया है 12 रुपए, तो हो सकता है वो 10 में भी बिकेगा, 15 में भी बिकेगा। लेकिन अगर पूरा एवरेज देखेंगे तो 6 महीने का या साल का एवरेज, तो किसान को भी फायदा हो रहा है, बीच का जो सिस्टम है उसको भी हो रहा है, वेंडर्स को भी हो रहा है। लेकिन तो इस तरीके से वो चल। लेकिन जैसे आपने कद्दू की बात की, या हम किसी भी सब्जी की बात कर लें, टमाटर और प्याज तो बहुत बदनाम है इस मामले में कि कभी कभी तो 2 रुपए का भी भाव दिखता है और कभी 100 रुपए भी भाव जाता है। लेकिन बाकी सब्जियों में भी वोलेटिलिटी इसी तरह की रहती है, और कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी सब्जी किस भाव आ जाएगी। तो आप कैसे इसको, अगर हम दोनों ही बातें कहें, एक तो आपका जो बिजनेस है उसको बचा के चलें, वो आपका बिजनेस दिवालिया ना निकल जाए आपका, और दूसरी तरफ किसान को भी बहुत नुकसान ना हो जाए, तो इन दोनों को कैसे आप संभालते हैं? कैसे आप ये इंश्योर करते हैं कि उनको भी बेहतर प्राइस मिले, और फिर उनसे लेने के बाद आपका भी जो प्राइस है वो ऐसा ना हो कि एकदम आपके 10 रुपए का लिया हुआ माल 50 पैसे निकले? भुवन जी, इसमें ऐसा है कि एक चीज तय है पूरे मार्केट में, कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा वो रेट मार्केट तय करेगा, वो हम और कोई तय नहीं कर सकता है। अगर मार्केट में टमाटर 50 पैसे बिक रहा है तो हमें भी 50 पैसे ही बेचना पड़ेगा। आप 1 या 2 रुपये बेच करके आप एक भी किलो टमाटर नहीं बेच पाएंगे।
तो वो तो एक तय हो जाता है कि मार्केट है वो ही तय कर रहा है। और मार्केट का जैसे आज का क्लोजिंग ओपनिंग है उससे टेंटेटिव रेट पता चल जाता है, वो मॉडल में आ जाता है। लेकिन पीछे का जो रेट है, जैसे किसान जो है वहां पे होता है कि अब उसका माल निकलने वाला 6 दिन 7 दिन, तो वो एक रेट तय कर लेते हैं हम लोग कि ठीक है आपका निकल रहा है तो इस मूविंग एवरेज से चलेगा। और उसमें जो ऊपर नीचे रेट हो रहा है हम हमारे सिस्टम में किसान दोनों के पास है, तो वो बैठ करके फिर हो जाता है ठीक है आपका इस अनुसार पेमेंट हो गया, इस अनुसार पेमेंट हो गया। इस तरीके से चलता है, क्योंकि मार्केट इन पे डेली प्राइस वेरी करना दोनों के लिए फिजिबल नहीं है, फिर वो ट्रांजेक्शन ही नहीं होता। चलिए, तो ये तो बैकएंड वाला जो सिस्टम है वो हमने समझ लिया कि आप कैसे लेते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि आप इसको बेचते कैसे हैं, सेलर्स को आप कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक्सटेंशन सर्विसेज की, यानी जो विस्तारण सेवाएं हैं देश में, उनकी क्या स्थिति है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, उसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पी चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं। सो डॉक्टर साहब, जो हमारा अनुभव है वो ये है कि आमतौर पर रिटेल डीलर 400 से 500% और कुछ मामलों में तो हमने देखा है कि 1,000% तक का मार्जिन लेते हैं कई सारी दवाओं पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। कैसे किसान ये सुनिश्चित कर सकता है कि वो वास्तव में इनपुट डीलर से जो आपने ट्रेनिंग दी है उसका लाभ उठा सके? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पर बहुत इंटरेस्ट ये देसी डीलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले रहा है और बहुत इनपुट डीलर्स को मोबिलाइज कर रहा है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑन वन साइड और किसान ऑन अदर साइड। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता है किस डीलर को देसी ट्रेनिंग हो गया है। हमने थर्ड पार्टी सर्वे भी किया, ये ट्रेनिंग के बाद ये इनपुट डीलर कैसा सर्विसेज किसान को दे रहा है, ये हमको थर्ड पार्टी सर्वे में पता लगा। ये ट्रेन्ड इनपुट डीलर्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसान को दे रहा है और इसका बिजनेस साइंटिफिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है। और फेक पेस्टिसाइड और फेक फर्टिलाइजर्स इसको अवॉइड करने में ये देसी ट्रेन्ड इनपुट डीलर बहुत सक्सेसफुल है। वो हमको थर्ड पार्टी सर्वे से पता लगा है। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बाकी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इनपुट वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर हमने बात कर ली है, लेकिन बाकी जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उस तक मान लीजिए, क्योंकि आपने बार बार ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स एक बड़ी चुनौती है, कमी है लोगों की, आप पीपीपी भी कर रहे हैं जो निजी क्षेत्र को अपने साथ जोड़े हैं। सब के बावजूद क्योंकि 12 करोड़ से ज्यादा किसान अपने देश में हैं, तो सब तक शायद आप अपनी ओर से न पहुंच सके।
ऐसे में अगर कोई किसान आप तक पहुंचना चाहे किसी खास सेवा के लिए, सुविधा के लिए, उसके पास क्या विकल्प है? किसान कॉल सेंटर है अभी, और किसान कॉल सेंटर किसान कॉल कर सकता है, और हर दिन ये ऑपरेशनल है और थ्रू द कंट्री है। किसान कॉल सेंटर को कॉल करने से आपको ये क्रॉप पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का बारे में हो, मार्केट प्राइस का बारे में हो, नहीं तो इनकम जनरेटिंग दूसरा एक्टिविटीज क्या है इसका बारे में सारा इंफॉर्मेशन किसान को मिलेगा। और नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र, नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसका कांटेक्ट डिटेल्स भी किसान को मिलेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसान उसके पास जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। जी, आपने बिल्कुल शुरू में जब आप पूरा एक ओवरव्यू दे रहे थे तब आपने एफपीओज का भी जिक्र किया था, क्योंकि केंद्र सरकार का भी एफपीओज पर बहुत ज्यादा जोर है। 5 साल में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 1 साल पहले ही निकल भी चुके हैं और ये काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो थोड़ा आपसे इस पर डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा कि एफपीओ मूवमेंट जो ये है या एफपीओ जो बन रहे हैं वो एक्सटेंशन सर्विसेज को किसानों तक पहुंचाने में कितनी बड़ी भूमिका और कितनी प्रभावी भूमिका है, जो इफेक्टिव रोल निभा सकते हैं? ये बहुत प्रभावी भूमिका है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोशन एक स्कीम भी आ गया है। 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन अभी देश में चल रहा है। एक बार किसान का इकट्ठा होगा, हिली एरियाज में मिनिमम 100 किसान और प्लेन एरियाज में मिनिमम 300 फार्मर्स इकट्ठा होके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनेगा। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बैकवर्ड लिंकेज हो इनपुट डीलर कंपनी से, नहीं तो फॉरवर्ड लिंकेज हो मार्केट से, करने में बहुत आसान हो जाता है। और लिंकेज विथ टेक्नोलॉजी, लिंकेज विथ एक्सटेंशन सर्विसेज, लिंकेज विथ क्रेडिट, लिंकेज विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंकेज विथ मार्केट एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, हर लिंकेज को ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स को लिंक करने में बहुत आसान होता है। इंडिविजुअल फार्मर्स को लिंक करने में बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में। जी जी जी, यानी एफपीओज के आने से, बढ़ने से जो तमाम जो अलग अलग चरणों की बात हम कर रहे थे खेती की, उन सब में किसानों को लाभ होने वाला है और एक्सटेंशन सर्विसेज में तो उनको लाभ होने ही वाला है। इसलिए किसानों के लिए चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी या तो किसी एफपीओ से जुड़ें या अपना एफपीओ तैयार करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं और सेवाएं हैं जिनका फायदा वो केवल तभी उठा सकेंगे अगर वो एफपीओज का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। ये थे डॉक्टर पी चंद्रशेखर, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के, जो बात कर रहे थे हमसे पूरी सेवाओं के बारे में। और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियां दी, हम लोगों को दी हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को हमारे पहली बार बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, जैसे जो इनपुट डीलर्स हैं उनके ट्रेनिंग की बात है। तो इसमें आप जरूर आप ये कर सकते हैं अपनी तरफ से कि आप अपने आसपास में, अपने जिले में पता करें कि कहाँ कौन से डीलर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है और उनके साथ भी जुड़ें, और साथ ही जो एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए सरकारी प्रयास हो रहे हैं उनसे भी जुड़ के उनका अधिकतम लाभ आप उठा सकते हैं। मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। एक तरफ MBBS, एक तरफ MD और फिर LLB, ये करने की आवश्यकता है? आप पढ़ाई कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं या दोनों?
मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आपको अगर अच्छा एमपी बनना है